Jai Gurudev student, class 8th. Today's our chapter subject is history and chapter is lesson 12 द नेशनलिस्ट मूवमेंट। हम यहाँ पे बात करेंगे नेशनलिस्ट मूवमेंट यानी राष्ट्रवादी आंदोलन की। यानी जो हमारे भारत में जब जब ब्रिटिश के अगेंस्ट जब आंदोलन शुरू हुआ तो उसको पूरा जो है इस चैप्टर में उनके बारे में बताया गया है और कौन ऐसे लोग थे जो हमारे फ्रीडम फाइटर स्वतंत्रता सेनानी जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराया, उनके बारे में भी हम इसमें पढ़ेंगे और कैसे इन्होंने संघर्ष करते हुए हमारे देश को अंग्रेज़ों की दासता से मुक्त कराया। तो ये सब चीज़ें हम इसी में देखेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल द रिवोल्ट ऑफ 1857। तो इससे पहले तुम लोगों ने रिवोल्ट पढ़ा था 1857 का, विच इज़ आल्सो नोन एज द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जिसे फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस जिसे स्वतंत्रता का प्रथम युद्ध कहा गया था, वाज ब्रूटली सप्रेस्ड, जिसको निर्दयतापूर्वक दबा दिया गया था। सो आफ्टर द सप्रेशन ऑफ द रिवोल्ट, और जब इस रिवोल्ट को दबा दिया गया था, द ब्रिटिश फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। तब ब्रिटिश ने क्या किया, बांटो और राज करो की नीति शुरू की, एंड टुक स्टेप्स टू डिसयूनाइट हिंदू एंड मुस्लिम। और उन्होंने ब्रिटिश ने कदम उठाया हिंदू और मुस्लिम को डिवाइड करने का। इन स्पाइट ऑफ ऑल दीज मेजर्स, और ये सब इन सब के बावजूद भी द ब्रिटिश कुड नॉट होल्ड द राइज एंड स्प्रेड ऑफ नेशनलिज्म एमंग द इंडियंस। इन सब के बाद भी ब्रिटिश जो है भारतीयों को नहीं रोक पाए राष्ट्रवादी विचारधारा को फैलने से भारतीयों में, यानी भारतीयों में जो राष्ट्रवादी विचारधारा फैलने से ये ब्रिटिश तब भी नहीं रोक पाए बांटने के बाद भी। सो नेशनलिज्म मीन्स द फीलिंग ऑफ फ्रीडम एंड टू बी प्राउड ऑफ वंस नेशन। नेशनलिज्म का मतलब होता है फीलिंग फॉर फ्रीडम, स्वतंत्रता की भावना होना, एंड टू बी प्राउड ऑफ वंस नेशन, अपने राष्ट्र के ऊपर गर्व होना। सो दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म ग्रेजुअली गेव बर्थ टू द नेशनल मूवमेंट। और इस दिस सेंस ऑफ नेशनलिज्म, ये जो सेंस था राष्ट्रवादी का, धीरे धीरे ग्रेजुअली गेव बर्थ टू द नेशनल मूवमेंट। इसी तरह धीरे धीरे इसने जन्म दे दिया किसको, एक राष्ट्रीय आंदोलन को। सो विच फाइनली लेड टू द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया, और जो अंतिम रूप से भारत की आज़ादी का रास्ता तैयार हुआ। तो रीज़न फॉर द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म। अब जो राष्ट्रवादी है विचारधारा, उसके बढ़ने का क्या कारण था। तो सबसे पहले विद द वर्क डन बाय द विलियम जोन्स, सबसे पहला काम तो विलियम जोन्स ने किया, एंड अदर इंडोलॉजिस्ट इंडियंस। जो इंडोलॉजिस्ट मतलब भारतीय विचारधारा से समर्थन में थे, इंडियंस बिकम अवेयर ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज। इन्होंने जो भारतीयों को अपनी रिच पुरानी कल्चर थी उससे जागरूक करने का प्रयास किया। द इंट्रोडक्शन ऑफ द इंग्लिश एजुकेशन, और एक चीज़ देखा जाए, हमने जो ब्रिटिश एजुकेशन यानी इंग्लिश एजुकेशन में सीखा, एक्सपोज्ड इंडियंस टू वेस्टर्न आइडियाज। उसमें क्या हुआ, जो भारतीयों के सामने जो विदेशी विचारधारा थी, उसको जो फिलॉसफी थी, जो दर्शन था, ब्रिटिश कैसे सोचते हैं, क्या करते हैं, वो सामने आ गया। तो द रेलवेज़, इसी प्रकार रेलवे, पोस्ट ऑफिस एंड टेलीग्राफ ब्रॉट इंडियंस क्लोजर टू ईच अदर। रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट, इन सब ने भी क्या हुआ, भारतीयों को एक दूसरे के पास ले आया। सो अब इससे रेलवे, पोस्ट ऑफिस, टेलीग्राफ के माध्यम से क्या हुआ, लोग एक दूसरे के संपर्क में आने लगे। ज़्यादातर कोई भी सूचनाएं होती थी आसानी से पहुंच जाती थी। तो इसकी वजह से भी भारतीयों में विचारधारा जो राष्ट्रवादिता की थी वो बढ़ी। एमिनेंट राइटर्स, कुछ हमारे प्रख्यात प्रसिद्ध लेखक थे, जैसे बंकिम चंद्र चटर्जी, रविन्द्रनाथ टैगोर, सुब्रमण्यम भारती, अवेकेंड द इंडियंस विद द राइटिंग्स विच इंस्पायर्ड द इंडियंस। इन्होंने अपने लेखन के माध्यम से, अपनी किताबों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया और लोगों को प्रेरित किया। सो द इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड फैमिन्स इन द कंट्री साइड इन्फ्यूरिएटेड द पीजेंट। और जो आर्थिक शोषण था, आर्थिक शोषण का मतलब जो भारतीयों को पूरी तरह से पैसे के मामले में कमज़ोर किया जा रहा था उनका। और देखा जाए तो फैमिन, जो अकाल पड़ जा रहा था, बीच बीच में महामारी फैल रही थी, तो इसका जो गांव में क्या हुआ, इससे जो किसान थे काफ़ी इन्फ्यूरिएटेड, मतलब काफ़ी नाराज़ थे। द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट
ऑफ 1878 और इसी प्रकार वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास किया गया 1878 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था? सो डिड नॉट अलाउ एनी प्रोवोकेटिव राइटिंग्स इन रीजनल लैंग्वेजेस अगेंस्ट द गवर्नमेंट। इसमें क्या था कि गवर्नमेंट के खिलाफ यानी ब्रिटिश के खिलाफ कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं लिखना है किताबों में जिससे कि सरकार की जो अ, छवि है वो खराब हो लोगों के सामने। सो दिस लॉ कॉज्ड अ ग्रेट रिसेंटमेंट और इसके कारण दिस लॉ कॉज्ड अ ग्रेट रिसेंटमेंट एमंग द एजुकेटेड इंडियंस। और ये जो कानून है इसके कारण जो भारतीय थे, पढ़े लिखे एजुकेटेड इंडियंस थे, जो शिक्षित भारतीय थे, उनमें काफ़ी असंतोष की भावना जागृत हुई। सो द अमेंडमेंट ऑफ द इल्बर्ट बिल और इसी प्रकार इल्बर्ट बिल आया। सो ऑल्सो रेस्ड डिससेटिस्फैक्शन एमंग द इंडियन। इसके भी बाद भारतीयों में जो है असंतोष की भावना हुई। इल्बर्ट विधेयक क्या था कि इसमें भी जो भारतीय मुकदमे थे उनकी सुनवाई ब्रिटिश जज कर रहे थे। तो इसी प्रकार जब ब्रिटिश के सुनवाई की बात आती तो उसमें कोई भारतीय जज उनकी सुनवाई नहीं कर सकता था। यानी भारतीय जज, इंडियन जो जज होते थे वो किसी भी ब्रिटिश के अगेंस्ट जो है डिसीजन नहीं ले सकते थे। तो मतलब इस तरह की कुछ ऐसा इसमें था। तो द वन लैंग्वेज, वन गवर्नमेंट एंड वन सिंगल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ब्रॉट इंडियंस क्लोज टू ईच अदर। एक लैंग्वेज, एक भाषा और एक सरकार और एक सिंगल सिस्टम प्रशासन का भारतीयों को एक साथ ले आया। एंड यूनाइट अगेंस्ट अ कॉमन एनिमी, और अपने एक जो उनका कॉमन एनिमी, जो एक उनका सामान्य शत्रु जो था वो द ब्रिटिश। तो इससे भारतीय जो है एक हुए। सो द नेशनल, अब बात करते हैं द इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की। सो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन डिमांडेड ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन ऑफ फॉर द इंडियंस। और जो डिफरेंट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन थे, जो अलग अलग राजनीतिक संगठन थे, वो मांग कर रहे थे एक ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन, एक बहुत बड़े प्रस्तुतिकरण की फॉर इंडियंस, भारतीयों के लिए। सो इन प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन देखा जाए, जो प्रांतीय प्रशासन था उसमें एक बहुत ही बेहतरीन नेतृत्व की बात कर रहे थे। तो इस प्रकार देखा जाए सुरेंद्र नाथ बनर्जी ब्रॉट ऑल दिस एसोसिएशन टुगेदर एंड कन्वेंट द फर्स्ट ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस इन कलकत्ता इन 1883। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने एक संगठन बनाया और सब लोगों ने मिलकर एक मीटिंग की, कॉन्फ्रेंस की, जो पहली थी ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंस। ये कलकत्ता में हुई थी 1883 में। इन 1885 एलन ऑक्टेवियन ह्यूम फाउंडेड द इंडियन नेशनल कांग्रेस टू वॉइस दियर ग्रीवेंसेस। और इस प्रकार एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने 1885 में किसकी स्थापना की? इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, यानी जिसे आज हम कांग्रेस पार्टी बोलते हैं। सो टू वॉइस दियर ग्रीवेंसेस। तो वाइज दियर ग्रीवेंसेस मतलब अपने कोई भी पीड़ित कष्ट है, अगर कोई भी समस्याएं हैं तो उसको हम इंडियन नेशनल कांग्रेस के माध्यम से ब्रिटिश के सामने रख सकते थे। सो डब्ल्यू.सी. बनर्जी वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस। अदर, तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी सबसे पहले प्रेसिडेंट थे इसके इंडियन नेशनल कांग्रेस के। अदर एमिनेंट मेंबर्स, और भी कुछ हमारे प्रख्यात सदस्य थे, जैसे कि दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले, धिनशा वाडिया एंड सो ऑन। सो द लीडर्स ऑफ द आईएनसी डिसाइडेड टू मीट एवरी ईयर एट द एनुअल सेशन। जो लीडर्स थे आईएनसी के, इन्होंने डिसाइड किया टू मीट एवरी ईयर, हर साल एक मीटिंग करने का, जिसे हम एनुअल सेशन बोलते हैं, टू बी हेल्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, जो कि अलग अलग स्थानों पर होती थी। द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट। अब यहाँ पे बात करते हैं मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट। यानी मॉडरेट्स को कहा गया नरम दल और एक्सट्रीमिस्ट को कहा गया गरम दल या उग्रवादी दल इन्हें। तो सो द मोस्ट ऑफ द कांग्रेस मेंबर्स बिलोंग्स टू द एलीट क्लास एंड बिलीव्ड इन द ब्रिटिश रूल एंड वांटेड ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। ज़्यादातर जो कांग्रेस के मेंबर्स थे वो संबंधित थे एलीट क्लास से, मतलब उच्च वर्ग से, और चाहते थे बिलीव इन द ब्रिटिश, और ब्रिटिश में इन्होंने विश्वास, ब्रिटिश रूल में विश्वास करते थे ये, मतलब ब्रिटिश को ये सपोर्ट करते थे थोड़ा देखा जाए। सो
तो ये थोड़ा बहुत चेंज चाहते थे, ठीक है, थोड़ा बहुत अगर ब्रिटिश अपने पॉलिसी में चेंज कर दे तो उन्हें ब्रिटिश से कोई दिक्कत नहीं है। सो दे बिलीव्ड इन पिटीशन एंड परसुएशन, वो पिटीशन और परसुएशन यानी बातचीत, समझौता, और इसके माध्यम से जो है अपने समझौता मतलब इसका हल चाहते थे। द फर्स्ट 20 ईयर्स, जो पहला 20 साल था, कांग्रेस बिलोंग टू द मॉडरेट, यानी 1885 से अगर हम 20 साल जोड़ लें तो लगभग 1905 तक जो है मॉडरेट्स का समय चला। तो बाई 1890 और 1890 तक मैनी पीपल बिलोंग टू रेज दियर वॉइस, इन्होंने अपनी आवाज़ उठाना शुरू किया अगेंस्ट द वर्किंग स्टाइल ऑफ द आईएनसी। तो इस प्रकार आईएनसी के 1890 के बाद से बहुत से लोगों ने इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो काम करने की स्टाइल थी उसके खिलाफ इन्होंने आवाज़ उठाया मतलब इन्होंने इसका विरोध शुरू कर दिया। एमंग देम, उसमें कौन कौन थे, वर बिपिन चंद्र पाल फ्रॉम बंगाल, लाला लाजपत राय फ्रॉम पंजाब एंड बाल गंगाधर तिलक फ्रॉम महाराष्ट्र। इसमें थे हमारे बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक। इन लोगों ने कांग्रेस का विरोध करना शुरू कर दिया। फ्रॉम महाराष्ट्र टुगेदर दे आर नोन एज द लाल बाल पाल, इन्हें तीनों मिलाकर क्या कहा जाता था, लाल बाल और पाल। दे बिटरली क्रिटिसाइज्ड, और इन्होंने कड़ी आलोचना की द मॉडरेट्स की कड़ी आलोचना की, जो हमारे नरम दल थे इनको बहुत ही ज़्यादा मतलब इनकी आलोचना की। एंड स्ट्रेस्ड सेल्फ रिलायंस, और किस पर दबाव दिया, किस पर उन्होंने बल दिया, सेल्फ रिलायंस, स्व शासन की, स्वयं पे भरोसा करने की। एंड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, और पूर्ण स्वराज की मांग की। यानी मॉडरेट जो थे वो पूर्ण स्वराज नहीं चाहते थे, वो चाहते थे ब्रिटिश रहें और कुछ नियम में परिवर्तन कर दें, और इससे उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जो लाल बाल पाल यानी लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, ये सब थे, ये चाहते थे कि नहीं, इन्हें पूर्ण स्वराज चाहिए। दे बिलीव्ड इन रेडिकल एम एंड मेथड्स, एज अ रिजल्ट दे वर नोन एज एक्सट्रीमिस्ट। तो ये रेडिकल एम्स, इनके जो विचार थे वो रेडिकल रूढ़िवादिता इनके विचार थे, एंड मेथड्स, इनके तरीके भी कुछ अलग तरह से थे। सो जिसका परिणाम स्वरूप इन्हें क्या कहा गया, एक्सट्रीमिस्ट। तिलक रेस्ट द स्लोगन, बाल गंगाधर तिलक, इन्होंने क्या नारा दिया, फ्रीडम इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट, मैं इसे लेकर रहूँगा। दिस फायरसी स्लोगन इंस्पायर्ड थाउजेंड ऑफ इंडियन, और ये जो ज्वलंत नारा था इससे पूरे भारतीय, लगभग हजारों भारतीय प्रभावित हुए। द पार्टीशन ऑफ बंगाल, अब यहाँ पे बात करते हैं बंगाल का विभाजन। इन 1905 1905 की बात करें तो लॉर्ड कर्जन पार्टीशन बंगाल द बिगेस्ट प्रोविंसेस ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो ब्रिटिश इंडिया का सबसे बड़ा प्रांत था बंगाल, इसको दो भागों में बांट दिया। द रीज़न ही गेव वाज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वेनियंस, बट एक्चुअली ही वांटेड टू डिसयूनाइट द एजुकेटेड एंड रेडिकल पीपल ऑफ बंगाल। जब इनसे पूछा गया कि इन्होंने विभाजन क्यों किया तो इन्होंने बताया कि ये इसका प्रशासनिक कारण है, यानी कि प्रशासन चलाने में दिक्कत हो रही, जनसंख्या ज़्यादा है, जिसकी वजह से थोड़ा अलग अलग पार्ट करने से प्रशासन संभालना आसान होगा। जबकि ये चाहते थे क्या कि जो पढ़े लिखे लोग हैं वो एक तरफ हो जाएं और जो रेडिकल पीपल हैं वो एक तरफ हो जाएं बंगाल में, जिससे कि इन्होंने भी यहाँ पे डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। सो ही आल्सो प्लेड द कार्ड ऑफ डिवाइड एंड रूल बाई डिवाइड बंगाल ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, तो इन्होंने धर्म के आधार पर बंगाल को बांट दिया था। येट फिर भी ऑन द कंट्ररी, इसके विपरीत, द हिंदू एंड द मुस्लिम केम क्लोज टू ईच अदर, फिर भी इन दोनों लोग पास आए, एक दूसरे के करीब आए इन्होंने। और देयर वर अ ग्रेट रिसेंटमेंट, और देखा जाए यहाँ पर बहुत बड़ा असंतोष था। एंड द पार्टीशन गेव अ बूस्ट टू द नेशनलिस्ट मूवमेंट, और पार्टीशन ने क्या हुआ, जो राष्ट्रवादी आंदोलन चल रहा था इसको पूरी तरह से बढ़ा दिया। द बाइकॉट मूवमेंट एंड द स्वदेशी मूवमेंट, इसी प्रकार एक स्वदेशी मूवमेंट चलाया गया, बाइकॉट मूवमेंट, बहिष्कार आंदोलन, जिसे हम स्वदेशी आंदोलन भी कह सकते हैं। तो टू शो दियर रिसेंटमेंट, अपना असंतोष जगाने के लिए, द इंडियंस स्टार्टेड बाइकॉटिंग ब्रिटिश गुड्स, इंडियंस ने, भारतीय ने ब्रिटिश सामान को जो है बाइकॉट करने का पूरी तरह से शुरू कर दिया। दे एक्यूमुलेटेड द ब्रिटिश गुड्स एंड बर्नड देम एट क्रॉस रोड इन बोनफायर्स, अब इन्होंने क्या किया, पूरे ब्रिटिश जो सामान होते थे उनको सड़क पर इकट्ठा करते पूरी तरह से और उनको आग लगा देते। सो द पीपल आल्सो पिकेटेड शॉपिंग शॉप्स सेलिंग ब्रिटिश गुड्स,
और लोगों को जो शॉप होती थी जहाँ पे ब्रिटिश सामान बिकते थे वहाँ जाने से रोक देते थे बाय स्टैंडिंग और लाइंग आउटसाइड द शॉप। और चूँकि और जाते दुकान के सामने जो ब्रिटिश दुकानें होती थीं उनके सामने लेट जाते थे, और सो द कस्टमर्स कुड नॉट एंटर द शॉप, जिससे कि जो कस्टमर होते थे वो दुकान के अंदर प्रवेश न करने पाएँ। तो इस तरह करके ये बहुत सारे इन्होंने प्रयास किए। द बाइकआउट मूवमेंट बिकम वेरी पॉपुलर, और जो बाइकआउट मूवमेंट था ये पूरी तरह से पॉपुलर हो चुका था। एंड द स्ट्रॉन्ग विच वाज फॉलोड बाय स्वदेशी मूवमेंट, और बाद में ये जिसको स्वदेशी मूवमेंट भी आगे कहा जाने लगा। द स्वदेशी मूवमेंट इंस्पायर्ड द इंडियंस टू यूज़ गुड्स मेड इन इंडिया। इसमें क्या कहा गया कि हमें अब भारत में बने सामान को ही इस्तेमाल करना है और जो ब्रिटिश से सामान आएंगे उनको इस्तेमाल नहीं करना है। सो द स्वदेशी मूवमेंट वाज बूस्टेड बाय स्वदेशी मेला, और स्वदेशी मूवमेंट को और ज़्यादा बूस्ट किया गया, मतलब तेज़ी से बढ़ाया गया किसके माध्यम से? मेला के माध्यम से। तो मेला लगाया जाता था, स्वदेशी मेला, वेयर जहाँ पर क्या होता था, थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिटेड टू बाई इंडियन गुड्स, जहाँ पे बहुत सारे लोग, हज़ारों भारतीय जो है सामान खरीदने आते थे। एंड इनकरेज इंडिजिनस इंडस्ट्रीज़, और जिससे कारण क्या होता था, जो भारतीय उद्योग थे जो ब्रिटिश के समय बंद हो चुके थे पूरी तरह से, उनको फिर से बढ़ावा मिलने लगा और वो फिर से चल पड़े। द बाइकआउट मूवमेंट अफेक्टेड द ब्रिटिश ट्रेड, और बाइकआउट मूवमेंट जो था इसने ब्रिटिश के व्यापार को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाया। एंड इंडस्ट्री, और जो उद्योग थे ब्रिटिश के वो पूरी तरह से बंद होने के कगार पर आ चुके थे। यानी इससे कारण स्वदेशी मूवमेंट के कारण ब्रिटिश को बहुत नुकसान हुआ। वाइल द स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द लोकल इंडस्ट्रीज़, और स्वदेशी मूवमेंट ने क्या किया, लोकल इंडस्ट्रीज़ को बढ़ावा दी, जिससे भारत में जो इंडस्ट्रीज़ थी वो चलने लगी। द आईएनसी होल हार्टेडली सपोर्टेड दीज टू मूवमेंट, और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने दोनों मूवमेंट, दोनों आंदोलनों को पूरी तरह से सपोर्ट किया। द स्प्लिट ऑफ आईएनसी, अब हम बात करते हैं आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हुआ। सो बिसाइड द बेसिक डिफरेंसेस, कुछ आधारभूत अंतर आ जाने के कारण बिटवीन द मॉडरेट्स एंड द एक्सट्रीमिस्ट, नरम दल और गरम दल के बीच, द टू डिड नॉट हैव द सेम व्यूज़, दोनों की विचारधाराएँ अलग अलग थीं। ऑन द बाइकआउट एंड द स्वदेशी मूवमेंट्स, दोनों के विचार अलग अलग थे स्वदेशी मूवमेंट और बाइकआउट मूवमेंट पर। सो द मॉडरेट्स वर इन फेवर ऑफ स्वदेशी मूवमेंट, और जो मॉडरेट्स थे वो स्वदेशी मूवमेंट के फेवर में थे, बट द रिफ्यूज टू बाइकआउट ब्रिटिश गुड, लेकिन वो नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश के जो सामान आए उनका विरोध किया जाए। एज अ रिजल्ट देयर वर अ स्प्लिट इन द आईएनसी इन 1907, और इस प्रकार आईएनसी यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस का विभाजन हो गया 1907 में। आफ्टर द स्प्लिट, विभाजन के बाद, द आईएनसी वाज डोमिनेटेड बाय द मॉडरेट्स, तो आईएनसी जो है पूरी तरह से मॉडरेट प्रभावित हो गई। एंड हाउ एवर द टू ग्रुप्स रीयूनाइट इन 1916, हालांकि बाद में देखा जाए तो दोनों लोग 1916 में फिर से एक हो गए एक हो गए थे। द राइज ऑफ रिवोल्यूशनरीज, अब बात करते हैं क्रांतिकारियों का उदय, यानी अब बहुत से ऐसे लोग थे जो कि क्रांति के माध्यम से देश को आज़ाद कराना चाहते हैं। सो ड्यू टू द ब्रिटिश बाइकॉट एंड द स्वदेशी मूवमेंट बोथ ऑफ विच वर पीसफुली, लॉर्ड कर्जन स्टार्टेड अ पॉलिसी ऑफ रिप्रेशन, तो लॉर्ड कर्जन ने दमन की नीति अपनाई। सो थाउजेंड्स ऑफ द स्वदेशीज एंड द स्टूडेंट्स वर इम्प्रिजन्ड, बहुत सारे जो स्वदेशीज थे और जो विद्यार्थी थे इनको क्या किया गया, जेल में डाल दिया गया। एंड टॉर्चर किया जाने लगा। दिस एक्ट ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन्फ्यूरिटेड मैनी पीपल, और इस प्रकार ब्रिटिश गवर्नमेंट जो थी उसके इस कारण से बहुत से लोग काफ़ी नाराज़ हुए, इन्फ्यूरेटेड। एज अ रिजल्ट ऑफ परिणाम स्वरूप अ सेक्शन ऑफ द पीपल डिसाइड टू यूज़ वायलेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश, एक वर्ग जो था वो तैयार हो गया कि नहीं, ब्रिटिश के खिलाफ अब हमें वायलेंस करना होगा तभी ये मानेंगे। सो इन दिस, इसके कारण प्रोसेस दे किल्ड द ब्रिटिश, इन्होंने ब्रिटिश को मारना शुरू कर दिया। एंड व्हेन कॉट फेस्ड डेथ पेनल्टी, और उन्हें मृत्युदंड भी दिया जाने लगा पकड़े जाने पर बहुत से लोगों को। प्रोमिनेंट रिवॉल्यूशनरीज, कुछ हमारे मुख्य क्रांतिकारी थे जैसे कि खुदीराम बोस, हु वाज हैंग्ड एट द एज ऑफ 19, जो कि 19 वर्ष की अवस्था में ही इन्हें जेल में फांसी पे चढ़ा दिया गया था। प्रफुल्ल चाकी, चाफेकर ब्रदर्स, सूर्या सेन, अफेक्शनेटली कॉल्ड मास्टर दा, सूर्य सेन को मास्टर दा भी कहा जाता था। तो ये सब जो थे हमारे बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। भगत सिंह, सुखदेव एंड राजगुरु, एंड ऑफ कोर्स द ब्रेव बिनॉय
बादल एंड दिनेश, तो ये सब भी हमारे कुछ क्रांतिकारी हुआ करते थे। तो द ब्रिटिश हेल्ड द एक्सट्रीमिस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंस्टिगेटिंग द रिवॉल्यूशनरीज, ब्रिटिश ने जिम्मेदार ठहराया एक्सट्रीमिस्ट को इसका फॉर इंस्टिगेटिंग द रिवॉल्यूशनरीज, क्रांतिकारियों को पूरी तरह से भड़काने से का। हेंस इस प्रकार तिलक वाज अरेस्टेड, और तिलक को क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया एंड सेंट टू बर्मा इन 1908, और 1908 में इन्हें बर्मा जो है कि जेल में भेज दिया गया था। फिर बात करते हैं द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म क्या था। ठीक है, लॉर्ड मिंटो, तो ये हमारे गवर्नर जनरल थे और एक भारत सचिव थे। ठीक है, लॉर्ड मिंटो ये हमारे गवर्नर जनरल थे उस समय भारत के, और मॉर्ले ये क्या थे, भारत सचिव थे। सून द गवर्नमेंट रियलाइज द इंटेंसिटी ऑफ द रिसेंटमेंट थ्रू द कंट्री, और देखा ब्रिटिश ने यह महसूस किया कि बहुत ही तेज़ी से असंतोष की भावना बढ़ रही है भारत देश में, एंड रिस्पॉन्ड बाय द सेंडिंग बैक लॉर्ड कर्जन टू इंग्लैंड, और फिर वापस बुला लिया लॉर्ड कर्जन को, इंग्लैंड वापस बुला लिया गया। कर्जन वाज सक्सीडेड बाय मिंटो, कर्जन के बाद कौन आ गए, गवर्नर जनरल मिंटो, लॉर्ड मिंटो आ गए, विथ जॉन मॉर्ले के साथ एज द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जो कि भारत सचिव थे, ब्रिटिश की तरफ से भेजे गए थे इन इंग्लैंड। सो टुगेदर दे इंट्रोड्यूस द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, तो इन्होंने मिलाकर एक नया कुछ रूल निकाला जिसको कहा गया मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म, और द इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे ये भी कहा जाता है भारतीय परिषद अधिनियम, यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, टू विन बैक द इंडियंस, जिससे भारतीयों को दोबारा जीता जा सके। अब इसमें क्या नियम था, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट द नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल वाज इंक्रीज्ड। अब इसमें जो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी, जिसमें चुनाव होता था जिसका, तो इसको संख्या को बढ़ाया जाएगा। एंड दूसरा क्या था सुधार, इंडियंस कुड नाउ बिकम मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, अब इन्हें भारतीयों को भी इनका सदस्य बनाया गया जाएगा, जो कि प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य बन सकते थे, पहले ऐसा नहीं था। और क्या था इसमें, सेपरेट्स इलेक्टोरेट्स फॉर मुस्लिम, लेकिन इन्होंने एक चीज़ किया, क्या, मुस्लिमों के लिए अलग इलेक्टोरेट्स यानी निर्वाचन उनकी व्यवस्था कर दी थी। तो यहाँ पे भी इन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली। सो द मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म अगेन बेस्ड ऑन द पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल शोड द सीड्स ऑफ डिवीजन बिटवीन हिंदू एंड मुस्लिम, और इन्होंने फिर से हिंदू और मुस्लिम के बीच विभाजन की बीज बो दिया। दिस एक्ट शोड नो साइन ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी फॉर द इंडियन, और यहाँ पे ये कानून दिखाता है कि कोई भी तरह की संसदीय लोकतंत्र की भारत के लिए यहाँ पे कोई चिन्ह नहीं दिखते कि कोई ऐसी लोकतंत्र जैसी चीज़ है। सो द ब्रिटिश कंटिन्यूड द सेम पॉलिसी, तो ब्रिटिश ने अपनी पुरानी नीति अपनाई जारी रखी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की एंड ऑपरेसिव मेथड, और दमनकारी नीति अपनाई इन्होंने ब्रिटिश ने। यानी मॉडले मिंटो सुधार में भी कोई ऐसा कोई खास परिवर्तन नहीं हुआ जो कि जिससे भारतीय खुश हों। इन 1906 की बात करें, मुस्लिम लीग वाज फॉर्म्ड, 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किया गया ऑन द इंस्टिगेशन ऑफ द ब्रिटिश, ब्रिटिश के इंस्टिगेट करने पर ब्रिटिश ने फोर्स कर दिया और मुस्लिमों ने अपना एक नया दल बना लिया। दिस वाज अगेन अ रिजल्ट ऑफ दियर पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल, और फिर इस प्रकार भी डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी खेली गई। द नवाब ऑफ डेक्का एंड द मुस्लिम लीडर आगा खां, जो नवाब थे डेक्का ढाका के और मुस्लिम लीडर थे आगा खां, टुक द इनिशिएटिव टू फॉर्म द मुस्लिम लीग, इन्होंने शुरुआत की मुस्लिम लीग की। दीज लीडर्स वर made to believe that they should do something to safeguard the interest of the Muslim, इन्होंने ये वादा किया कि हम मुस्लिमों की जो भावनाएं हैं, जो इंटरेस्ट है, उसको सुरक्षित रखेंगे। और 1911 में क्या हुआ, किंग जॉर्ज फिफ्थ विजिटेड इंडिया विथ क्वीन मैरी, किंग जॉर्ज अपनी रानी मैरी के साथ भारत आए। अ दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली, और एक दरबार लगाया गया दिल्ली में, टू कमेमोरेट द एक्सेशन ऑफ किंग, जिसमें कि जॉर्ज फिफ्थ टू द ब्रिटिश थ्रोन, इसमें कि किंग जॉर्ज को ब्रिटिश का सिंहासन दिया गया यहाँ पे। सो इन द दरबार दो इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट्स किए गए, क्या, वन, पहला कि शिफ्टिंग ऑफ द कैपिटल, इसमें राजधानी को परिवर्तित किया गया,
फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, यानी जो राजधानी दिल्ली कलकत्ता हुआ करती तब दिल्ली हो गई 1911 में। एंड सेकेंडली टू द रीयूनाइट बंगाल, और जो बंगाल का विभाजन कर दिया गया था उसको पूरी तरह से एक कर दिया गया। अब यहाँ पे बात करते हैं, दूसरा है द होम रूल मूवमेंट क्या था। इन 1915 टू 16 द टू होम रूल लीग्स वर स्टार्टेड। इसमें वन अंडर द लीडरशिप ऑफ द लोकमान्य तिलक पूना एंड द अदर एनी बेसेंट इन मद्रास। These two home rules leagues demanded self rule और होम रूल इन इंडिया आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट। वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद इन्होंने होम रूल यानी स्वशासन यानी इसकी मांग की। सो बोथ द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग बैक्ड द होम रूल। दोनों जो है आईएनसी और मुस्लिम इन्होंने होम रूल का पूरी तरह से समर्थन किया। दिस यूनाइट मेड द आईएनसी एंड द मुस्लिम लीग, इसके कारण ही मुस्लिम लीग और आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस सब एक हो गए एंड साइन द हिस्टोरिक लखनऊ पैक्ट, और लखनऊ में इनके बीच सिग्नेचर हुआ जिसे दिसंबर 1960 में। सो दे डिसाइडेड टू वर्क टुगेदर, इन्होंने साथ साथ काम करने का निश्चय लिया फॉर रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट इन द कंट्री, जिससे कि भारत में एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की शुरुआत की जाए। सो द एडवेंट ऑफ द महात्मा गांधी, और इसी दौरान महात्मा गांधी भारत आए। आफ्टर द वर्ल्ड वॉर फर्स्ट पीपल ऑफ इंडिया वेंट थ्रू ग्रेट डिफ़िकल्टीज़ बिकॉज ऑफ द राइजिंग प्राइस। अब फर्स्ट वर्ल्ड वार में क्या हुआ, चीज़ों के दाम जब युद्ध होने लगा तो बहुत ही कठिनाई का सामना करना पड़ा भारतीयों को, चीज़ों के दाम बढ़ने लगे। द राइज ऑफ प्राइसेस वाज ड्यू टू इंक्रीज मिलिट्री एक्सपेंडिचर, क्योंकि सेना पे खर्च ज़्यादा बढ़ने लगा। द वार आल्सो मेड द ब्रिटिश एक्सपेंड द आर्मी, और द वार जो युद्ध हुआ उसने ब्रिटिश आर्मी का काफ़ी विस्तार किया जाने लगा। इंडियंस वर प्रेशराइज्ड टू सर्व द रॉयल आर्मी एज सोल्जर, अब भारतीयों को भी सेनाओं में भर्ती किया जाने लगा, ब्रिटिश की सेनाओं में सिपाही के रूप में। दे वर सेंट अब्रॉड, इन्हें विदेश भेजा जाने लगा। इन बिटवीन द वार, और इसी बीच वार में रशिया एक्सपीरियंस्ड द रिवॉल्यूशन, रशिया में भी क्रांति हुई, किसानों ने की। एंड वर्कर्स, जो वहाँ के किसान और वर्कर्स थे, विच फर्दर मोर इंस्पायर्ड, जिससे भारतीय भी प्रभावित हुए। और द इंडियंस फ्रीडम फाइटर, और इससे जो हमारे इंडियन फ्रीडम फाइटर थे वो भी प्रभावित हुए। सो इन दीज सर्कमस्टांसेस महात्मा गांधी इमर्ज्ड एज नेशनल लीडर, और यहीं के बीच महात्मा गांधी एक नेता बन के सामने आए लोगों के। इन 1915 एट द एज ऑफ 46 गांधी जी अराइव्ड इन इंडिया आफ्टर सक्सेसफुली लीडिंग द रेसिस्ट मूवमेंट इन साउथ अफ्रीका, और जो कि साउथ अफ्रीका में एक नस्लवादी आंदोलन का पूरी तरह से लीड करके उनको करके सफलतापूर्वक आ रहे थे। सो ही स्पेंड हिज फर्स्ट ईयर इन द इंडियन ट्रेवलिंग थ्रू आउट द कंट्री, इन्होंने शुरू के पहला साल जो है भारत में पूरे देश की यात्रा की। अंडरस्टैंडिंग द पीपुल, लोगों को समझा, एंड दियर प्रॉब्लम, और उनकी समस्याओं को समझा। इन 1917 ही टुक अप द कॉज ऑफ द इंडिगो प्लांटर्स, इन्होंने जो कॉज था इंडिगो प्लांटर जो नील की खेती करवाने के लिए चंपारण गए, नील की खेती जो हो रही थी चंपारण में, इसके खिलाफ प्रदर्शन के लिए चंपारण बिहार गए। देन 1918 में ही फॉट फॉर द टेक्सटाइल वर्कर, अहमदाबाद में टेक्सटाइल वर्कर के खिलाफ इन्होंने लड़ाई की। मतलब टेक्सटाइल वर्कर जो थे इनके साथ मिलकर ब्रिटिश के खिलाफ लड़ाई की। देन फॉर द पीजेंट्स इन खेड़ा, फिर खेड़ा गए गुजरात में, वहाँ पे भी इन्होंने देखा कि किसानों के साथ अन्याय हो रहा था तो इसके खिलाफ लड़े ब्रिटिश से। वेयर ही केम इनटू कांटेक्ट विद सरदार वल्लभ भाई पटेल, जहाँ खेड़ा गुजरात में ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के संपर्क में आए। इन हिज इनिशियल ईयर्स, अपने शुरुआती सालों में गांधी जी वाज अ मॉडरेट सपोर्टिंग, गांधी जी जो मॉडरेट सपोर्टिव थे द ब्रिटिश इन वर्ल्ड वार फर्स्ट, और सपोर्टिंग द ब्रिटिश के जो वर्ल्ड वार था इसको सपोर्ट किया। और ही बिलीव दैट वंस द वार वाज ओवर इंडिया, और ब्रिटिश ने इन्होंने भारतीयों को विश्वास दिलाया कि जैसे भी भारत युद्ध ख़त्म हो जाएगा और ब्रिटिश जो है भारत को आज़ाद कर देंगे। सो हाउएवर दिस होप क्रैश्ड, और इस कारण से गांधी जी ने लोगों को प्रेरित किया कि ब्रिटिश का साथ दें। और जैसे ही वर्ल्ड वार ख़त्म हुआ तो देखा जाए कि ब्रिटिश गवर्नमेंट बिकम मोर रिप्रेसिव, ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़्यादा दमनकारी हो गई, यानी उन्होंने जो है भारत को आज़ाद नहीं किया। अब बात करते हैं रॉलेट एक्ट की 1919 में। आफ्टर द वर्ल्ड वार फर्स्ट इंस्टीड ऑफ ग्रांटिंग स्वराज, वर्ल्ड वार फर्स्ट के बाद जब स्वराज की बात आई
टू द इंडियंस द गवर्नमेंट अपॉइंटेड द रॉलेट कमीशन, गवर्नमेंट ने रॉलेट कमीशन बना दिया एंड द पास्ड द रॉलेट एक्ट ऑन 6 फरवरी 1919, 6 फरवरी 1919 को रॉलेट एक्ट पास कर दिया गया। और इस एक्ट में क्या था, इस कानून में क्या था, तो अकॉर्डिंग टू दिस गवर्नमेंट हैड द पावर टू इम्प्रीजन एनी वन विदाउट ट्रायल, गवर्नमेंट को ये पावर दी गई कि किसी को भी बिना किसी ट्रायल के गिरफ्तार किया जा सकता था एंड टू सर्च एनी प्लेस, किसी भी स्थान की तलाशी ली जा सकती थी विदाउट अ वारंट, बिना किसी वारंट के। न्यूज़पेपर्स डिक्लेयर्ड 6 अप्रैल, न्यूज़पेपर ने 6 अप्रैल 1919 को एक काला दिवस मनाने का घोषणा की। सो द नेशनल ह्यूमिलेशन डे, इसे नेशनल ह्यूमिलेशन डे भी कहा गया एंड द पीपल कॉल्ड इट अ ब्लैक एक्ट, और इसे काला कानून कहा गया। मेंबर्स ऑफ सत्याग्रह सभा वर फाउंडेड बाय महात्मा गांधी, और जो मेंबर्स थे सत्याग्रह सभा के, जो महात्मा गांधी द्वारा बनाई गई थी, द अपोज द रॉलेट एक्ट, इन्होंने रॉलेट एक्ट का विरोध किया। बाय कोर्टिंग अरेस्ट, और गिरफ्तारी भी थी इन्होंने। द गवर्नमेंट फॉलोड टफ मेजर्स अगेंस्ट द प्रोटेस्ट, और गवर्नमेंट ने काफ़ी कड़े कदम उठाए विद्रोहियों के खिलाफ। एंड देयर वर लाठी चार्ज एंड फायरिंग, और गोली भी चलाई, फायरिंग भी की। अब बात करते हैं जलियांवाला बाग मैसकर, इसमें क्या हुआ था। सो ऑन 13 अप्रैल 1919 में पीसफुल प्रोटेस्टर्स विच इंक्लूडेड वुमेन, जिसमें महिलाएं भी थी, ये सब प्रदर्शन कर रहे थे, बच्चे भी थे, ओल्ड पीपल, ये सब जलियांवाला बाग में इकट्ठा हुए थे अमृतसर में, टू कंजेम द अरेस्ट एंड डिपोर्टमेंट ऑफ 2 नेशनलिस्ट लीडर्स, जिसमें 2 हमारे नेशनलिस्ट लीडर थे जैसे कि डॉक्टर सत्यापाल और सैफुद्दीन खिचलू। इनको क्या किया था, गिरफ्तार कर लिया गया था, और इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में सभा की जा रही थी। ऑन हेयरिंग द जनरल, ऑन हेयरिंग दिस, जैसा ही ये जनरल डायर ने सुना, ब्रिटिश ऑफिसर ये था जनरल डायर, ये तुरंत ही पार्क में पहुंचा और सारे गेट बंद कर दिए और स्टार्ट फायरिंग एट द पीपल, और लोगों पर गोलियां चला दी। ही आल्सो ब्लॉक्ड ओनली एग्जिट, इन्होंने एक जो गेट था उसको भी पूरी तरह से बंद कर रखा था। हंड्रेड्स डाइड, हज़ारों लोग मारे गए, एंड मैनी पीपल वर इंजर्ड, बहुत से लोग घायल हुए। वाज नो वे टू एस्केप, बचने का कोई रास्ता नहीं था। वुमेन जम्प्ड इनटू द वेल, महिलाएं कुएं में कूद गईं, टू सेव देमसेल्फ, अपने आप को बचाने के लिए, फ्रॉम बीइंग असॉल्टेड, जिससे कि उन्हें परेशान न किया जाए। सो द इंडियंस वर इन्फ्यूरेटेड एंड कुड नॉट फॉरगिव द ब्रिटिश, भारतीय जो थे काफ़ी नाराज़ हुए और ब्रिटिश को कभी न क्षमा करने के लिए इन्होंने जो है ये कहा, और इस अमानवीय कृत्य के लिए ब्रिटिश को कभी नहीं क्षमा कर सकते, ऐसा कहा इन्होंने। रविन्द्रनाथ टैगोर एक्सप्रेस्ड हिज एंगर बाय रिनाउंसिंग हिज किंग नाइटहुड, और रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। अब यहाँ पे केस स्टडी की बात करते हैं, खिलाफत मूवमेंट और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये गांधी जी का ही आंदोलन था। तो खिलाफत मूवमेंट क्या था कि देखो, ऑटोमन एम्पायर जो टर्की में था, पावरफुल एम्पायर विच रूल्ड ओवर द लार्ज पार्ट्स ऑफ द साउदर्न यूरोप में टर्की जो देश था, यहाँ पे देखा जाए तो जब वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ तो ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका इन द 16th सेंचुरी में इसका ये भाग था। अफ्रीका में द टर्किश सुल्तान वाज कंसीडर द खलीफा, जो टर्की के सुल्तान थे इन्हें खलीफा कहा जाता था, जो कि रिलीजियस हेड होते थे मुस्लिम के, सुन्नी मुस्लिम के पूरे वर्ल्ड में। सो ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वार, और फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय द ऑटोमन एम्पायर सफर्ड अ मेजर डिफीट, तो इसमें क्या था, ऑटोमन एम्पायर जो था उसको सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ, क्योंकि वर्ल्ड वार फर्स्ट में ये जो टर्की था वो ब्रिटिश के खिलाफ था, अब ब्रिटिश युद्ध जीत चुका था, जिससे टर्की को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ा, और खलीफा को जो वहाँ के थे रिलीजियस हेड, इनको अपमानित किया गया, जिसके कारण मुस्लिम नाराज़ हो गए। सो इस प्रकार ये त्रिपक्षीय समझौता हुआ जिसमें फ्रांस, इंग्लैंड, अमेरिका शामिल थे, और इन्होंने टर्की को मजबूर कर दिया उनके साथ समझौता करने को। द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर लॉयड जॉर्ज promised the sultan that the land inhabited by the Turkish people would remain with Turkey। हालांकि बाद में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा कि जो टर्की के जो ज़मीनें हैं वो उन्हीं के पास ही रहेंगी, वुड रिमेन विद टर्की हाउ एवर अंडर द ट्रीटी ऑफ सेवर, लेकिन एक कठोर संधि करने पर मजबूर कर दिया। फ़लस्तीन, लेबनान, सीरिया एंड इजिप्ट वर टेकन अवे, ये सब ले लिए गए। और देखा जाए so from the Ottoman Empire, so the British abolished the Caliphate and established a republic
इन टर्की, और टर्की को पूरी तरह से गणराज्य घोषित कर दिया, यानी टर्की का जो राजतंत्र था वो चला आ रहा था, राजा को हटा दिया पद से, खलीफा जो थे। द इंडियन मुस्लिम बिकम एंग्री, और इसके कारण जो भारतीय मुस्लिम थे वो नाराज़ हो गए। अबाउट द वे द सुल्तान ऑफ टर्की वाज ट्रीटेड, कि जिस तरह से सुल्तान के साथ व्यवहार किया गया था। सो दे स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट अंडर द लीडरशिप ऑफ अली ब्रदर, तो इन्होंने खिलाफत मूवमेंट शुरुआत किया। उनके लीडर थे अली ब्रदर्स, मोहम्मद अली एंड द शौकत अली। दो यद्यपि दिस मूवमेंट दे प्रोटेस्ट, और इस आंदोलन को जो ये विरोध कर रहे थे अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड डिमांडेड प्रोटेक्शन फॉर द राइट्स ऑफ द सुल्तान ऑफ टर्की, और इन्होंने जो टर्की के सुल्तान थे इनकी सुरक्षा की मांग की। ऑलमोस्ट एट द सेम टाइम गांधी जी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, और इसी दौरान गांधी जी ने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू कर दिया। मूवमेंट टू शो सॉलिडेरिटी टुवर्ड द मुस्लिम एंड द फॉर द पूर्ण स्वराज, और इस प्रकार दोनों नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट दोनों एक होकर पूरी तरह से पूर्ण स्वराज की मांग के लिए तैयार हो गए। अब बच्चों आज के लिए इतना ही, बाकी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और आगे का चैप्टर नेक्स्ट टर्न पे पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही, बाकी के ये नेक्स्ट टर्न पे। जय गुरुदेव।